यार कोई कंस्ट्रक्टिव चीज, हर चीज में हंगामा, हर चीज में पार्लियामेंट को रोकना, हर चीज में ये, हर चीज में वो। अच्छा करो, मैं कह रहा हूं सब कुछ करो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चुनाव तो जीतो भगवान के लिए, चुनाव हार जाते हो यार। जो बंदे पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपका कोई भी एक्सक्यूज हो, आपका कोई भी बहाना, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी जमीन छिन गई, मेरी भैंस खोल के ले गया, इट डज नॉट मैटर। जल्दी से निपटे, इस धरती से बहुत बड़ा एक बोझ ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा तो लगता कि हमारे लोग इसको घुस के मारते, लिखता नहीं मार दिया, किसी को नहीं पता, नोबडी नोज हु किल्ड हिम और ही इज डेड और नॉट। हो सकता है कि पूरे जहर वाली ये कहानी फ्रॉड हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों कल हम डिक्लेयर करेंगे जो क्वेश्चंस आप हमें भेजते थे ना, अमेजॉन वाउचर वाले क्वेश्चन, उसका पहला वाउचर कौन जीता। हर हफ्ते प्रोग्राम होने वाला है, हर हफ्ते। तो कल हम डिक्लेयर करेंगे मंगल को दंगल, हैशटैग मंगल को दंगल। कल मंगल है, कल मंगल को डिक्लेयर हो जाएगा उस बंदे का नाम जिसको हमारी कमेटी ने देखा कि इसका बेस्ट इसका क्वेश्चन है और उसको दिया जाएगा। और फिर पूरे हफ्ते का लेके हम अगले हफ्ते फिर डिक्लेयर करेंगे और हम करते चले जाएंगे इसको। आप भी सवालों की भरमार लगाए रखिए और वाउचर जीतते जाइए, 1000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर। अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करता। आप जानते हैं मैं कौन से नेता ने क्या बोला, जब तक कोई फौज के बारे में नहीं बोलता तब तक मैं कमेंट नहीं करता किसी सरकारी पॉलिसी। यहां तक कि एक सवाल भी पूछा था किसी ने, एक सज्जन ने सवाल पूछा था मुझसे और बोला था कि आप जो पार्लियामेंट में हुआ है, तो मैंने बोला इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं हूं, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाह रहा। मैंने खुद मना करा था अपने मुंह से। लेकिन दोस्तों पिछले 2-3 दिन में बड़ा प्रेशर आया और मुझे कई लोगों ने बोला कि नहीं मेजर साहब आपको इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। अच्छा इतना बोला है कि आज मैं अपना मुंह खोलता हूं। दोस्तों देखिए ऐसा है, उन लोगों का कहना है जो घुसे थे पार्लियामेंट में कि साहब हम बेरोजगारी से परेशान थे इसलिए हमने ये करा। मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अगर तुम अमेरिका में होते तो मैं गोली मार दी जाती। वो तो हिंदुस्तान है जहां पे पुलिस प्यार से पकड़ के ले गई। अमेरिका में जब पुलिस वाला लाइसेंस मांगता है ना गाड़ी का, जब आप गाड़ी के अंदर, तो आप गाड़ी के बाहर नहीं निकल सकते। वो आपसे सबसे पहले कहेगा कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग है उसके ऊपर अपने हाथ रखो, फिर कहेगा आपका लाइसेंस कहाँ पे है। तो फिर आप पुलिस वाले से बोलेंगे कि मेरा लाइसेंस मेरे बगल में है, क्या अपना ये हाथ हिला के मैं लाइसेंस आपको दे सकता हूं। वो कहेगा ओके। आपने कोई क्विक मूवमेंट करी, गॉन। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अमेरिका में होता है, गलत होता है। लेकिन ये जो घुसे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, ये बकवास करने के लिए, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी? नौकरी नहीं थी तो क्या करें, तुम पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओगे? क्यों मौसी का घर है कि मौसी नौकरी नहीं है, नौकरी ले आओ? क्या बेवकूफी की बात है। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। और इनकी फोटोग्राफ और निकली है आंदोलन जीवी टाइप की। जरा ये इन्वेस्टिगेशन हो कि इनके पीछे ताकत कौन है, कौन ताकतें हैं जिन्होंने इनको इस चीज पे ये सब पता लगेगा। देखिए बात ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फिर फ्लाइट का टिकट लेके आप बाहर जा रहे हैं, सिंगापुर की बातें हो रही हैं भैया, यहाँ पे फ्लाइट का टिकट लेके आप दुनिया भर में फ्लाई कर रहे हो, आप तो बेरोजगार हो। ये प्रायोजित मामला है भैया, ये पूरा मामला प्रायोजित है, जरा इसके अंदर देखा जाए। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज, मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, बस मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट के अंदर जो घुसेगा इस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई। अब जिनको नौकरी चाहिए थी ना, अब जेल के अंदर तुम नौकरी करना। अब तुम्हारी जो जेल के अंदर काम होते हैं ना, किसी ने बोला कि नहीं साहब कोई चीज बना रहा है, कोई लकड़ी से कोई चीज बना रहा है, कोई इसका काम कर रहा है, यही नौकरी तुम्हें मिलने वाली है। क्योंकि जो तुमने काम करा है बहुत गंदा काम है। यू कांट एंटर, दिस इज पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी यार। तुम कैसे घुस सकते हो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम हो। मैं भी था बेरोजगार एक समय पे यार, मैंने वो गोलू सीरीज आई थी ना, मैंने उसमें कवर करा था। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट हैव अ जॉब। नहीं मिला, बैड लक यार। तुम लोग को क्या आता, मुझे तो हथियार चलाने आता था, मेरे घर में वेपन था, मैं घुस गया क्या कहीं पे वेपन लेके? मेरे घर में वेपन था, आई एम अ ट्रेन्ड दिस थिंग इंडियन आर्मी ऑफिसर यार। मैं घुस गया क्या कि इसको गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, यहां पे बम छोड़ दूंगा, यहां पे स्मोक कैंडल छोड़ दूंगा? मैंने तो नहीं करा यार, स्मोक कैनिस्टर लेके कहीं पे मैंने तो ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करा। आई नेवर डिड इट। कितने फौजी हैं यार, कितने फौजी हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो फौज से निकलने के बाद कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कितनों ने कर दिया। तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं यार, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं, तुम तो बच्चे हो। जिनको ट्रेनिंग ही वायलेंस की है वो लोग वायलेंस नहीं कर रहे, ये लोग आ रहे हैं और ये सब ड्रामा कर रहे हैं। यहां पे कैसे घुसे? हाँ सिक्योरिटी ब्रीच था
और जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, सस्पेंड करो लोगों को। कौन था वहां पे? खाट खड़ी करो सबकी, पहली चीज। लेकिन इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है, इसका पता लगना। अच्छा, एक जयराम रमेश साहब हैं, ये कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ लांछन लगाते हुए कहा है कि ये भाग रहे हैं डिबेट। आपको डिबेट करनी क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, हर चीज में इनको डिबेट चाहिए, इनका मुंह ही नहीं बंद होता, हर चीज में डिबेट चाहिए। काम करा करो यार। आपका पहला काम, जयराम रमेश जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका पहला काम है चुनाव जीतना। आपका पहला काम है चुनाव जीतना। चुनाव सारे हार रहे हो, डिबेट तुम्हें करनी है यार। क्या, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू यार? डू योर कोर जॉब। जो कोर काम है वो तो करो। डिबेट चाहिए, डिबेट करके क्या करोगे? बहुत डिबेट का शौक है, मैं अर्नब से बात कर लेता हूं, दोस्त है मेरा, मैं अर्नब गोस्वामी से बात कर लेता हूं। रिपब्लिक में आपको नौकरी दिलवा देते हैं, प्राइम टाइम का स्लॉट दिलवा देते हैं आपको, ठीक है। 4 फॉर 4 अगेंस्ट पूरे क्यूब में ऐसे भरे रहेंगे, स्क्वायर में, वहां पे आप डिबेट करवाइए। आपको डिबेट का बड़ा शौक है, ज्वाइन रिपब्लिक टीवी, बात करूं मैं? डिबेट करनी है यार, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज, हर चीज में हंगामा, हर चीज में पार्लियामेंट को रोकना, हर चीज में ये, हर चीज में वो। अच्छा करो, मैं कह रहा हूं करो, पार्लियामेंट को भी रोको, सब कुछ करो, जो करना है। मोदी को गाली देनी है, मोदी को गाली दो, जो करना है करो। यू आर फ्री टू डू इट, इंडिया डेमोक्रेसी है, जिसको जो कहना है करो यार, सब कुछ करो। मैं कह रहा हूं सब कुछ करो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चुनाव तो जीतो भगवान के लिए, चुनाव हार जाते हो यार, चुनाव हार जाते हो ये सब करने के बाद। एंड दिस रियली अपसेट्स मी यार। करो, सब कुछ करो यार, जिसको गाली देनी दो, मोदी को बुरा कहना है बुरा भला बोलो यार, भाजपा को गालियां देनी है दो, चुनाव तो जीतो भगवान के लिए। लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको करनी है डिबेट। जयराम रमेश साहब, आप, मैं बता रहा हूं, सीवी भेजो मुझे, मैं आपको दिलवा देता हूं जॉब रिपब्लिक में। रोज डिबेट करना, बड़ी आपको खुजली है डिबेट की, मैं आपको दिलवा देता हूं जॉब रिपब्लिक टीवी में, ठीक है ना? करो, रोज डिबेट करो, एक स्लॉट दिलवा देंगे, मंडे टू फ्राइडे करते रहो डिबेट 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 डिबेट। काम मत करना, काम मत करना जिससे जनता वोट दे, डिबेट। क्यों हारे छत्तीसगढ़, जहां पे श्योर शॉट था? बताओ ना जनता को, बताओ जनता को कि सर ये हो गया। वो नहीं करना, डिबेट करना है। लोग, अरे लोग आगे वो तो पता लगाएंगे यार, जांच बैठेगी उसके ऊपर, पूरी जांच होगी, पार्लियामेंट के अंदर लोग घुसाएं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात तो नहीं है ये। और कोई भी नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं कह रहे छोटी बात है, छोटी बात तो कोई नहीं बोल रहा। कोई बोल रहा है चुप रह जाओ, नहीं कोई बात नहीं, सब लोग कह रहे हैं यार काम तो होने दो, हमें डिबेट चाहिए। तुम्हें डिबेट, काम तुम्हें नहीं करना, डिबेट तुम्हें चाहिए। मुझे तो ये लॉजिक, मैं फौजी आदमी हूं, देखो हमें फौज में एक ही चीज सिखाई गई थी, डू योर जॉब एंड डू इट वेल यार। अपना काम करो, ढंग से करो। ये फालतू में डिबेट शिबेट, इससे कुछ, इस कभी किसी से भला नहीं हुआ। आप लंबी लंबी चौड़ी बातें डेमोक्रेसी की कह लो कि डेमोक्रेसी ये फलाना ढिमका, ये डिबेट टॉकिंग, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आप कह रहे हो प्राइम मिनिस्टर आपसे डिबेट में भाग रहा है, उसको 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, आपके सामने से भाग रहा है वो। प्रधानमंत्री भाग रहा है, डिबेट नहीं कर रहा प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेके बैठा हुआ है। 2024 उसने फिर जीतना है, आपसे डर रहा है प्रधानमंत्री देश का, शाबाश। ये चूरन किसी और को खिलाना भैया, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में जाहिल आवाम है जिसको जो बोल दिया, ठीक है। इंडियन है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इल्म रखते हैं, शऊर रखते हैं। यू कांट फूल अस, प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, यह खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में डाल दिया और दाऊद इब्राहिम जो है वो निपटने वाला है। अब पता नहीं क्या है, आई डोंट नो द स्टोरी, क्योंकि कोई मीडिया हाउस, हो सकता है कि जब तक हमारा वीडियो एडिट हो तब तक कुछ पता लग जाए, लेकिन आज की तारीख में तो यह बात तय है कि दाऊद इब्राहिम जो है, राइट, ही इज मार्क्ड। 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, लोग कहते हैं कई 100 किलो RDX आया था बंबई में, एयर इंडिया की बिल्डिंग में, स्टॉक एक्सचेंज, पता नहीं कहां अटैक हुए थे यार बॉम्बे में, कई 100 लोग मारे गए, कई हजार घायल हो गए थे उस अटैक में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनी अनुराग कश्यप की, ब्लैक फ्राइडे, आप देखिएगा जरा, पता नहीं आपको मिलेगी कहीं, नहीं मिलेगी, कहां पे है, मैंने वो फिल्म देखी है, वो मूवी देखिएगा अनुराग कश्यप की, ब्लैक फ्राइडे, तब आपको पता लग जाएगा 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में हुआ क्या था। पूरा एक उसमें बताया गया है, कुछ उसमें आइडियोलॉजिकल बातें भी हैं, आप उनको इग्नोर करिए, गो ओनली फॉर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी डिश होती है ना भैया, डिश में क्या होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर आप घी नहीं खा सकते, आप घी निकाल दो, अगर आपको अच्छा लगता है खा लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा जी, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि दाऊद इब्राहिम जल्दी निपटे, और जो अज्ञात वालों ने इसको खिलाए होंगे जहर, पता नहीं किसने खिलाया इसको, जल्दी से निपटे, इस धरती से बहुत बड़ा एक बोझ ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा तो लगता कि हमारे लोग इसको घुस के मारते, लेकिन इन्होंने ही मार दिया, किसी को नहीं पता।
नोबडी नोज हु किल्ड हिम और ही इज डेड और नॉट। हो सकता है कि पूरे जहर वाली ये कहानी फ्रॉड हो, ये भी हो सकता है यार। जैसे साजिद मीर के बारे में कहा, साजिद मीर को उसको पॉइजन दे दिया, मार दिया, उसको मार दिया, फिर पता ही नहीं उसके बारे में क्या करा नहीं करा। तो हो सकता है ये भी झूठ बोला पाकिस्तानियों ने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और भैया ये भी पॉसिबल है कि इसको कुछ हुआ ही ना हो, बस इसको रडार से हटाने के लिए दाऊद मर गया, उसका नमाज जनाजा जा रहा है, यहां पे किसी को ऐसे ही लेटा दिया पुतले को, उसके ऊपर सफेद चादर, और वो करके अपना लोग जा रहे हैं वहां पे कि जनाजा जा रहा है दाऊद इब्राहिम का, वो मर गया। ना भी मरा हो, ये भी हो सकता है, ना भी उसको जहर दिया हो, कुछ भी हो सकता है, अभी किसी को कुछ नहीं पता भाई। कई लोग कह रहे हैं मर गया, सब लोग खुशियां मना रहे हैं मर गया, कोई गम मना रहा है मर गया, लेकिन सच बात यह है कि नोबडी नोज। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सब चीजें छोड़िए, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ओमान का सुल्तान जो है वो आया। ओमान के सुल्तान का नाम है हैथम बिन तारिक, और इसने बोला कि जो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो बड़ा जबरदस्त है यार, हमें इसका हिस्सा बनने की जरूरत है। और इंडिया मेड जो ड्रोन्स हैं, अब आपको ये बात नहीं पता होगी क्योंकि सब यहां पे चाइनीज वाइनीज के ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे छोटे जो शादियों में जिससे शूटिंग होती है। ठीक है जी। भारत में एक पूरा ड्रोन की इंडस्ट्री खुल गई रातों रात। सरकार की जो ड्रोन पॉलिसी है उसने इतना धक्का दिया, इसको इतना पुश करा कि स्टार्टअप आ गए हजारों की तादाद में जो सिर्फ ड्रोन्स बना रहे हैं, अलग अलग किस्म के ड्रोन्स बना रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए ड्रोन्स बना रहे हैं। कोई एग्रीकल्चर के लिए बना रहा है, कोई लैंड मैपिंग के लिए ड्रोन्स बना रहा है, अलग अलग चीज के स्पेशलाइजेशन है, मिलिट्री ड्रोन्स बना रहे हैं भारत में भाई। तो ये जो आए यहाँ पे ओमान के सुल्तान, उन्होंने बोला कि वल्ला हबीबी, हम पसंद करती तुम्हारे ड्रोन को, हम ले जाती, ऊंट पे लगाएगी ड्रोन और ड्रोन को उड़ाएगी ऊंट से। ये ओमान का सुल्तान बोल रहा है। तो उनको मोदी जी का ट्वीट है कि हैड एन एक्सीलेंट मीटिंग विद हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक ऑफ ओमान, रिव्यूइंग फुल रेंज ऑफ बायलैटरल टाइज। अच्छा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनके लिए एक बैंक्वेट ऑफ ऑनर करा, और कॉमर्स में, कल्चर में, डिफेंस में, इनोवेशन में इन लोगों ने काफी कुछ मुआहदे करे, काफी कुछ डिस्कशंस इनके हुए, डील्स हुई, और बोथ लीडर्स ने अडॉप्ट करा इंडिया ओमान जॉइंट विजन, जिसमें 10 एरिया हैं कोलैबोरेशन के। तो दोस्तों, ओमान भारत के लिए बहुत जरूरी देश है, और मोदी जी ने साइन कर दिया ओमान के सुल्तान के साथ 10 पॉइंट्स ऑफ कोलैबोरेशन। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों और भी चीजें हैं जो सामने हैं, मैं वापस आऊंगा इस मामले पे, ठीक है ना। आई वांट टू डिस्कस दिस। मैं सोच रहा हूं पहले आपसे पूरी खबरें देख लूं क्या क्या खबरें हैं, फिर मैं वापस आऊंगा एक पॉइंट पे, मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं ये जो पूरा मामला है ना, ये पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट में दोबारा आऊंगा। अब आप लोगों ने बहुत मुझे बोल दिया कि मेजर साहब नहीं करना है, मैं वापस पार्लियामेंट पे आऊंगा, मुझे 2-3 मिनट दीजिए। ये इंडिया डेमोन्स्ट्रेट्स अनमैच्ड अस्त्र शक्ति। ये आकाश जो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक बार मिसाइल उड़ी और उसने उड़ के 4 टारगेट्स को सक्सेसफुली एक साथ एंगेज करा। यानी कि एक मिसाइल उड़ी, उसके अंदर से पता नहीं क्या निकला, वहां पे ठक 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 4 को ठोक दिया उसने, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिंग द आकाश मिसाइल सिस्टम्स कैपेबिलिटी टू एंगेज 4 टारगेट साइमल्टेनियसली। 4 टारगेट को, ये सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन में हुआ, और आकाश फायरिंग यूनिट इक्विप्ड विद रडार एंड लॉन्चर्स एंगेज्ड 4 अनमैन्ड एरियल टारगेट्स अप्रोचिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन से 4 टारगेट आ रहे थे, यहां पे मारा, और अलग अलग टारगेट्स को इसने इंडिविजुअली, अलग अलग टारगेट्स को उड़ा दिया दोस्तों। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर जयशंकर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने तंज कसा उसके ऊपर, जिसको कहते हैं टॉन्ट्स, और बिल्कुल जहां पे लगना चाहिए था दोस्तों वहीं पे जाके लगा है, जहां पे लगना चाहिए था वहीं पे जाके लगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने बोला कि जैसे ओल्ड क्लब होते हैं ना, जो हर समय कहते हैं कि नए मेंबरों को अंदर नहीं घुसने देना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी लायक हो, कंपेयर्ड टू एन ओल्ड क्लब, लैक ऑफ विलिंगनेस अमंग एक्सिस्टिंग मेंबर्स टू लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड हैव देयर प्रैक्टिसेस क्वेश्चनड। जो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग मेंबर हैं वो चाहते ही नहीं यार, वो कहते कोई हमसे सवाल ना पूछे। अब ये कब बना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ये तो बना था द्वितीय महायुद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है दोस्तों। ये अपना तमाशा बनाते हैं पूरा। ओ भाई, कितने साल हो गए यार, सोचो कितने साल हो गए, क्लोज टू 80 ईयर्स लगभग है जी, क्लोज टू 80 ईयर्स हो गए। लेकिन क्लोज टू 80 ईयर्स के बाद भी आप 78, 77, 78 ईयर्स हो गए, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं है। पूरी दुनिया बदल गई भाई, पूरी दुनिया बदल गई। एक जमाने में जो आपका इंग्लैंड था, यूके, वो दुनिया का सुपर पावर हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। अब यूके कहीं भी नहीं है, अब नई नई कंट्रीज आगे आ गई यार।
ब्राजील आ गया आगे, इंडिया आ गया आगे। आपको जो नई रियलिटीज हैं आपको उसको फेस करना पड़ेगा। आप पीछे पाकिस्तान भी पीछे लग्गू बन गया कि नहीं इंडिया को दिया, तो पता नहीं इंडिया से क्या मोहब्बत है यार पाकिस्तानियों को। हर चीज में इंडिया इंडिया करते हो। अगर हर चीज में इंडिया इंडिया करा तो जिन्ना से बोलते कि बावले तूने पाकिस्तान बनाया क्यों फिर अंग्रेजों के साथ मिलके। टमाटर भी यहीं के चाहिए, दवाइयां भी यहीं के चाहिए, पिक्चरें भी यहीं की देखनी है, तो बेवकूफ फिर पाकिस्तान में क्या कर रहे हो तुम लोग, जग मार रहे हो। He compared permanent members to bus passengers unwilling to give up their seats. ये मैं बताता हूँ, डॉक्टर जयशंकर जब बेइज्जती करते हैं ना इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा लगता है, टाइम लगता है समझने में कि भाई ने बोला क्या है, लेकिन कर दी बेइज्जती सॉलिड वाली। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और कहानी है बड़ी प्यारी सी। लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट और रिक्रूटर है हबीबुल्ला, जिसका नाम भोला खान भी है, जिसको खान बाबा भी कहते हैं। ठीक है जी। इसको पाकिस्तान ने अननोन गनमैन ने, वही अज्ञात जो है, पता नहीं कौन है अज्ञात, ये इन्होंने निपटा दिया उसको। ये भोला खान और खान बाबा के नाम से भी था। ये रिक्रूट करता था और रेडिकलाइज करता था। यानी कि पहले लोगों को रिक्रूट करता था, उनको सेलेक्ट करता था, फिर उनको दिमाग में जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम जा रहे हो जिहाद लड़ने, तुम्हें काफिरों के खिलाफ जिहाद लड़ना है कश्मीर में, ये सब उनको ट्रेनिंग देता था। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने पूरा एक फुल स्केल इंक्वायरी कर दी है कि इसको किसने मार दिया है। इसको भोला खान, हबीबुल्ला, इसका नाम हबीबुल्ला, इसको भोला खान, खान बाबा भी कहते थे, ये निपटा दिया गया है। और ये खास उल खास था हाफिज सईद का। ये हाफिज सईद के लिए लोग इकट्ठा करता था, उनको ट्रेन करता था, ये सब करता था, रेडिकलाइज करता था। उसको दो लोग आए, ठा 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 करी, थैंक यू बोला, गुड मॉर्निंग बोला और वहां से चले गए। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कौन है, रादी साजिश है, किस दी साजिश है, ये अभी तक है कर रहे हैं, पता नहीं लगा। जब तक है कर रहे थे लोग मोटरसाइकिल से निकल लिए। तो पाकिस्तानी है करना बंद करो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा ये पूरे पार्लियामेंट के बारे में, 2 मिनट बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आऊंगा। यार देखो, साफ सीधी बात है, जो बंदे पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपका कोई भी एक्सक्यूज हो, आपका कोई भी बहाना, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी जमीन छिन गई, मेरी भैंस खोल के ले गया, इट डज नॉट मैटर। यू कैन नॉट एंटर द पार्लियामेंट, एंड ऑफ स्टोरी। ये मेरा स्टैंड है। आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुस सकते। सड़क पे मैं बता रहा हूं फसाद हो रहा, पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुस सकते। अब नहीं घुस सकते तो नहीं घुस सकते, कहानी खत्म। और ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको ये देखना चाहिए, वो एक लड़के का बाप भी समझा रहा है कि इसको ये नहीं, बड़े इनोसेंट है। कोई इनोसेंट नहीं है, कोई इनोसेंट। अब पुलिस लगाएगी लड़, तब पता लगेगा। ये तो दिल्ली पुलिस है, और यही चीज इसने यूपी में करी होती, फिर पता लग जाता है इनको। जैसे पाकिस्तानी कहता है ना, लग पता जाता है इनको, पता नहीं लगता, लग पता जाता। भाई देश का पार्लियामेंट है वो, कल तो कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा घुस जाएगा अंदर। आज ये टीयर गैस ले गए, स्मोक कैंडल्स ले गए, स्मोक कैनिस्टर्स ले गए, कल को ग्रेनेड ले जाएगा, बोलेगा ले मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने फाड़ दिया ग्रेनेड। ऐसा होगा क्या? दिस इज एन अटैक ऑन पार्लियामेंट एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड लाइक एन अटैक ऑन पार्लियामेंट। एंड द मोस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जो सबसे खतरनाक से खतरनाक सजा हो सकती है, इनको देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये पता लगाओ इनके पीछे था कौन, क्योंकि ये ड्रामा किसी ने करवाया है। मैं नहीं मानता कि बेरोजगार युवक जो हैं, मैं मानता ही नहीं इस बात को यार। इतनी अकल, हम भी रोटी खाते हैं यार, हम भी रोटी खाते हैं, इतनी अकल हमें भी है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 3-4 बेरोजगार युवकों ने प्लान बनाया और खुद बिना किसी के आशीर्वाद से, बिना किसी के आशीर्वाद से ये चुपचाप से पार्लियामेंट के अंदर घुस गए ना। नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट पॉसिबल यार, ये हो ही नहीं सकता। ये इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, राइट। और आपका कोई भी मसला हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, आप पार्लियामेंट के अंदर ऐसे नहीं घुस सकते, तो नहीं घुस सकते। इसमें देयर इज नो, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। कल तो कोई सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएगा, कोई कहीं घुस जाएगा। यार ये कौन सी बात होती है? दिस यू कांट डू। मैं, कई लोग मुझसे कह रहे हैं नहीं मेजर साहब उनकी कुछ मजबूरियां हुई, जो मजबूरी मन में यार, उसकी जो मजबूरी हो, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी मजबूरी, तुम पार्लियामेंट के अंदर जाके ये सब हरकतें नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट। नंबर 1, सबको डालो जेल में। नंबर 2, पता लगाओ इनके पीछे कौन थे। हाँ, जो पार्लियामेंट में लैक्सिटी हुई है, सिक्योरिटी में लैक्सिटी हुई है, उसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोब होना चाहिए, खतरनाक सा प्रोब होना चाहिए। एंड दोज गिल्टी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और बाकी जो लोग कहते हैं डिबेट करो डिबेट करो, काम करो यार, काम करो। आप लोगों को बड़े बड़े बंगले दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं? आपको सिक्योरिटी दे रखी है, क्यों दे रखी है?
आपको इतनी फैसिलिटी दे रखी है, इतना प्रोटोकॉल दे रखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों दे रखा है? काम करने के लिए, हल्ला काटने के लिए नहीं। वो तो सड़क पे भी लोग करते हैं यार। पार्लियामेंट इज द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। आप कहां पे हो ये आपको देखना है। काम करो, वर्क, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो गलत कर रही है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप उसका करिए। आप बताइए सरकार को, अब यहां पे गलत है, आपको ये करना चाहिए। आप डिबेट करिए पार्लियामेंट में, लेकिन सब काम रोक के 24 घंटे हल्ला काटना, मुझे तो एज ए सिटीजन आई डोंट लाइक इट यार। मेरा देखो, मेरा सिंपल सी चीज है, ये मेरा माइंडसेट है। मे बी बिकॉज आई वाज इन द आर्मी, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, पर मेरा सिंपल सा फंडा है लाइफ में यार, कीप क्वाइट एंड गेट टू वर्क यार। काम करो अपना, प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तुम्हारी जो कामयाबी है ना, वो हल्ला करेगी, तुम्हें हल्ला करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आते हैं हम सवाल और जवाब पे, और यहां पे ये हैं असीम शाह का। ये कहते हैं मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, और ये कह रहे हैं कि हमारी नेवी चाइना से इंफीरियर है, और हमारे पास उतने सबमरीन्स नहीं हैं, चाइना के पास कई हैं, और हम लोग जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस इंडियन ओशन में लूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। इट इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ शिप्स। अगर आप नंबर ऑफ शिप्स में देखेंगे तो चाइना की नेवी के पास अमेरिका की नेवी से ज्यादा शिप्स हैं आज की तारीख में। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना की नेवी अमेरिका से तगड़ी है। अमेरिका आज भी चाहे ना, पूरी चाइना की नेवी को छूमंतर कर देगा। देव गॉट 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। आपके पास है क्या? आपके पास है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास 100 लकड़ियां हैं, आपके पास 100 लकड़ियां हैं, स्टिक्स, 100 लकड़ियां हैं। मेरे पास एक सोने की गिन्नी है। आप बताओ, 100 लकड़ियां चाहिए, एक सोने की गिन्नी चाहिए? हां, हमारी जो नेवी है वो चाइना से छोटी है, राइट? इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास ऐसी नेवी है जो चाइना को इन कॉम्बैट बहुत चोट पहुंचा सकती है, और कई दर्जनों जहाज, इंक्लूडिंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स, इंक्लूडिंग डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स, इंक्लूडिंग फ्रिगेट्स, इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर्स, इंक्लूडिंग अदर बोट्स, ये सारे के सारे मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हैं इंडिया में। और हर साल आप देखेंगे नई नई चीजें ज्वाइन। आईएनएस इंफाल का आपने लेटेस्ट नहीं सुना? आईएनएस इंफाल इज ज्वाइनिंग, डिक्लेयर हो गया, तैयार हो गया शिप, आईएनएस इंफाल ज्वाइन कर रहा है। इस तरीके से वी आर ऑल्सो डूइंग इट वेरी फास्ट। तो कहना कि यू हैव लॉस्ट डोमिनेंस टू चाइना, आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। हां, चाइना की नेवी हमसे बड़ी है, लेकिन आप अपने एसेट्स को टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज करते हो, इस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा सवाल है टीएस पन्नू। जैन गौरव सर, जैन पन्नू जी, मैं रेगुलर व्यूअर हूं टीसीडी का एज वेल एज मेजरी राइट। I'll be pleased to know your views on the entry of women in combat roles in the Indian Army. अच्छा, ओके। ये जानना चाह रही हैं कि लेडीज का, जो वुमेन का है, फीमेल्स का कॉम्बैट रोल इन द इंडियन आर्मी। डिस्पाइट हैविंग मेनी फीमेल वॉरियर्स इन हिस्ट्री, व्हाई इज द आर्मी नॉट एक्सेप्टिंग वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स? Women form 50% of Indian population, but only 5-6% in defense forces. Many countries like Israel have female combatants, so don't you think government should? अच्छा, ठीक है। अच्छा, 2-3 इसमें ना आपकी गलतफहमियां हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने मुझे लगता है कि लेडी हैं जिन्होंने पूछा है, ये टीएस पन्नू जी, मुझे नहीं पता, और इरेलीवेंट है। आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है, आपका जेंडर कोई रेलेवेंट नहीं है, मेल है फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल आपका बड़ा प्यारा है। देखिए, जो हम कहते हैं ना, इतिहास में बहुत सारी ऐसी औरतें थीं जिन्होंने लड़ाई लड़ी। वो सारी की सारी ज़्यादातर महारानियाँ थीं जिन्होंने लड़ा। महारानी लक्ष्मीबाई हैं, और भी हैं, अहिल्याबाई, इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। देवर, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक राजा है और राजा की एक पूरी टुकड़ी है जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं और वो तलवार लेकर लड़ रही हैं। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ, पर हां, औरतों ने लड़ाई लड़ी है, ये बात तय है। इसमें आपकी बात गलत नहीं है। दूसरी आप चीज कहती हैं कि और देशों में वुमेन कॉम्बैट रोल्स में होती, ऐसा नहीं है। हां, कॉम्बैट यूनिट्स के साथ जाती हैं विमेन, इजराइल में भी जाती हैं, लेकिन हार्डकोर कॉम्बैट रोल्स में वहां पे विमेन नहीं है। क्या भारत में कॉम्बैट रोल्स में वुमेन को होना चाहिए? हां, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूं। देयर शुड बी वन टेस्ट। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं।
पहली चीज, क्या वुमेन को होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, पहले मैंने अपना आपको व्यू बता दिया कि होना चाहिए, डन। अब मैं बताता हूं कि वो कैसे होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपके टेस्ट हैं, क्योंकि टेस्ट क्यों जरूरी है, और दोनों के लिए बराबर टेस्ट होने चाहिए। इफ वुमेन कैन क्लियर द सेम टेस्ट, द सेम पैरामीटर्स, व्हाई नॉट? फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं कि वॉशरूम अलग होने चाहिए और रहने की सुविधाएं अलग होनी चाहिए, वो तो इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी, वो तो कैश वाली बात है। आपने खर्चा कराओ, बन जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इफ यू कैन डू द सेम थिंग, यू आर वेलकम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द मोस्ट वेलकम, वी मस्ट इनकरेज वुमेन ऑल्सो टू ज्वाइन द आर्मी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कई लोग ये बहस करते हैं कि नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में वुमेन को ले आइए। आपने कॉम्बैट की बात करी है, आपने जो फ्रंट लाइन फाइटिंग की बात करी है। कॉम्बैट से जब आप ध्यान रखते हैं तो आपके मन में आता है तो इन्फेंट्री की याद आती है, राइट? जनरली इन्फेंट्री है, आपका आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, पर सबसे ज्यादा जो जिसमें घुटने का इस्तेमाल होता है तो इन्फेंट्री है। आर्मर्ड वाले भी टैंक्स पे चलते हैं, आर्टिलरी वाले भी, उनका काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन आर्टिलरी पीपल आर जनरली बिहाइंड, क्योंकि वो 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर पीछे से उनकी जो वो दैट इज द रेंज। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर पीछे रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि उनके वेपन का रेंज होता है, बोफोर्स का 30 किलोमीटर पे मारा, 28 किलोमीटर पे मारा, तो वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। और ये सब लड़ते भी हैं, ये फाइटिंग आर्म्स हैं। लेकिन एक्चुअली जो दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था करता है, जो बैनट लेके दुश्मन के पेट में मारता है या दरवाजे पर लात मार के अंदर से जाता है ठक 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 कर, वो इन्फेंट्री वाला करता है। ठीक है, वो इन्फेंट्री वाला करेगा। और इन्फेंट्री में शामिल आपके पैरा भी हो गई और आपकी स्पेशल फोर्सेस भी हो गई। ये जो काम है, ये काम मुश्किल है, ये काम खतरनाक है। क्या औरतों को ये काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप उस फिजिकल स्टैंडर्ड पे, उस मेंटल स्टैंडर्ड पे आ सकते हैं, स्वागत है आपका। एवरीबडी शुड बी अलाउड, बिकॉज 50% ऑफ द पॉपुलेशन, आप ये नहीं कह सकते कि भाई यू कैन नॉट डिफेंड इंडिया। ये कौन सी बात हो गई? आप कर लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आपने अपना नाम टीएस पन्नू बताया, मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैं और लोगों को काम कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर पीटी उषा जी भाग सकती हैं और ओलंपिक मेडल, देखिए ना, पीटी उषा जी भागती हैं, हमारा बहुत हाथ जोड़ के बड़ी रिस्पेक्ट है हमारी, तो वो चाइल्डहुड हीरो रही हैं, तो ये कहना कि मतलब वो शी इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और पयोली एक्सप्रेस, मुझे याद है उनको पयोली एक्सप्रेस उनका कहते थे। तो लोगों ने, और लेडीज जो बहुत परफॉर्म करती हैं बढ़िया, उनका नाम लेके, देखिए बात ये होती है ना कि कोई भी लेडी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी लेडी एथलीट अगर भाग लेती हैं, तो वो जिनके खिलाफ भाग ले रही हैं वो भी लेडीज होती हैं। इंडियन क्रिकेट टीम है, उसमें विराट कोहली है, या उसमें रोहित शर्मा है, या उसमें और लोग हैं, शमी हैं, या सिराज हो गया, या सूर्य कुमार यादव हो गया। उसमें इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसमें मेन है, फिर एक वुमेन क्रिकेट टीम अलग से है। ठीक है, यू डोंट हैव अ मिक्स टीम, राइट? उसका कारण है, जैसे कि जब आप यहां पे विमेन अगर हैं और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यहां पे विमेन हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो स्पोर्ट्स से कनेक्ट करते हैं, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा। जो लोग स्पोर्ट्स से इसको कनेक्ट करते हैं और बड़ी बड़ी जो हमारी लेडी स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं उनका नाम लेते हैं, लोग कहते हैं कि कि वो हैं, वो ऐसे करती हैं स्पोर्ट्स में। मैं उनके हिसाब से एक आपको एनालॉजी दे रहा हूं सिर्फ। सो प्लीज टेक इट ओनली एज एन एनालॉजी, आई डोंट मीन एनीथिंग एल्स। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो जैसे यहां से अगर आप लड़ाई करेंगे ना, और जब आप फायर करेंगे, तो वहां से जब आप, ऐसा नहीं कि यहां से कोई फीमेल सोल्जर लड़ेगी तो वहां से भी फीमेल ही लड़ेगी, ऐसा नहीं है ना। तो यहां पे क्रिकेट में, एथलेटिक्स में, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में वुमेन की वुमेन से टकराव होता है, पर लड़ाई में तो ऐसा नहीं होता। लड़ाई में तो किसी के साथ भी किसी का हो जाएगा। यहां पे लाइफ एंड डेथ इशू नहीं है, वहां पे लाइफ एंड डेथ इशू है। तो क्या उनको अलाउ होना चाहिए? बिल्कुल, स्वागत है आपका। आपको इन्फेंट्री में आना है, आपको स्पेशल फोर्सेज में आना है, पैराज में आना है, आपको इंजीनियर्स में तो हैं ऑलरेडी, आपको जहां पर भी जाना है आप खुशी खुशी जाओ, अप्लाई करो, क्लियर अ सर्टेन टेस्ट एंड गो, राइट? ये मेरा पर्सनल मानना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर दिस इज माय पर्सनल थॉट प्रोसेस, एंड माय पर्सनल थॉट प्रोसेस हैज गॉट नो बेयरिंग ऑन एनी गवर्नमेंट पॉलिसी इन दिस रिगार्ड, क्योंकि आई डोंट मेक पॉलिसी। आपने मुझे एज एन इंडिविजुअल पूछा, मैंने इंडिविजुअल आपको जवाब दे दिया। अविनाश जी कहते हैं कि मैं आजमगढ़ से हूं, और ये कहते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूं। ये कहते हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट एएमयू से मेरी बात हुई तो उन्होंने काफ़ी एलिगेशंस इंडियन आर्मी के ऊपर लगाए और भाजपा की सरकार के ऊपर लगाए,
तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना हेटरेट क्यों है, जबकि गवर्नमेंट बहुत सा डेवलपमेंट कर रही है जिनके। देखिए ये हेटरेट ना बहुत समय तक मुफ्तीज और अब्दुल्लाज ने डाल रखा है लोगों में, ठीक है। आप दूसरे से नफरत करोगे तब तो आप मेरे पास आओगे। दैट इज द पॉलिसी दैट दे बीन फॉलोइंग। तो 370-35 से हटने के बाद सबसे ज्यादा झटका किसको लगा? अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली को। आपने देखा कि 370-35 से हट गया तो कश्मीरी सड़क पे आ गए लाखों की तादाद में? कभी देखा आपने? नहीं। चलो एक जमाने में कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, अब तो नहीं, आ जाओ, कोई नहीं आ रहा। इन्होंने खूब उनको बहकाया कि ये हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। कश्मीर ने देखा कुछ तो नहीं हुआ, कोई हमारी जमीन नहीं हड़प रहा, कोई हमारी नौकरियां नहीं ले रहा, कोई हमें कुछ भी नहीं कह रहा। इन लोगों ने फालतू में हल्ला काट रखा था। तो धीरे धीरे ये रेडिकलाइजेशन, ये गलत थिंकिंग धीरे 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 कम जाएगी, ये कम हो जाएगी और ये कम होती चली जाएगी। इसमें समय लगेगा यार, ये बीमारी बहुत पुरानी है। ये आप सोचो कि 1 मिनट में चली जाएगी, ऐसा नहीं, इट विल टेक टाइम। चौथा, चिन्मय दंगाले, ये कहते हैं कि सर, जैन सर, जय हिंद चिन्मय जी, यूएनएलएफ द ओल्डेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप इन मणिपुर, इन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन करी है और सिचुएशन नागालैंड में वॉलेटाइल है, चाइना फंड करता है। मेरा सवाल यह है कि नॉर्थ ईस्ट को हम लोग इतना ज्यादा सीरियसली क्यों नहीं लेते? इंसर्जेंसी को, जो प्रॉब्लम है, जो नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं हैं, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, जबकि पन्नू को इतना लोग कवरेज देते हैं। देखो बात सिर्फ, कभी भी 1947 के बाद सरकार ने, जो भी सरकारें थी, दे नेवर फोकस्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट। कभी कल्चर अलग है, जबान अलग है, खान पान अलग है, और उसको अलग अलग अलग, भाई कल्चर तो साउथ में भी अलग है, खान पान भी अलग है, वेस्ट में भी अलग है, नॉर्थ में भी अलग है, ईस्ट में भी, वो तो हर जगह ही अलग है भारत में ना। भाई भारत में जो राजस्थान में खाना खाते हैं वो तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा ना खाते हैं। जो उत्तर प्रदेश में खाते हैं उसका सिर्फ ईस्टर्न यूपी का बिहार से मिलता जुलता है, लेकिन और बिहार का और ऊपर चले जाइए उनका खाना ही अलग है। सदर्न स्टेट्स में खाना अलग है, कर्नाटका का अलग है डिशेज और केरल का अलग है। तो कहने की बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट को जानबूझ के अलग रखा गया, जानबूझ के नॉर्थ ईस्ट को पराया बना के रखा गया कि तुम पराये हो और तुम दूर रहो। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट इज कमिंग इनटू द मेन स्ट्रीम एंड आई होप ये बहुत जल्दी मेन स्ट्रीमिंग नॉर्थ ईस्ट की हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो सवाल लिखते हैं, सवाल लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।